हेलो। हाँ, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। मैंने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम में क्या होता है, इससे संबंधित मैंने न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा अक्षीय स्थित अथवा अनुदैर्ध्य स्थित, इसे तीन नामों से जानते हैं। ये पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट पर, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर दिन नया पढ़ने को मिल रहा है और नया पढ़ने के लिए पुराना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पुरानी वीडियो को देखिए, उसके बाद हमारे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो पर। ठीक है, आते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं हमारी लिखी है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, इसे तीन नाम से जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर ये लिखा मिल जाए तो भी आप यही समझिए जो मैं कराने जा रहा हूँ। अच्छी स्थिति मिल जाए तो भी इसका मतलब यही होता है, और अनुदैर्ध्य स्थिति मिल जाए तो भी इसका मतलब यही होता है। क्लियर हुई बात? तो आते हैं, इसको हम कैसे समझते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास भाई कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये क्या है? प्लस क्यू आवेश है। ये कोई हमारे पास माइनस क्यू आवेश है। बात समझ में आना? ठीक है, हमारे पास दो आवेश हैं। कैसे हैं? विपरीत प्रकार के दोनों आवेश हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2l है। क्या भाई? दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। ये बिंदु मान लेते हैं a है और ये बिंदु क्या है? b है। ठीक है, बात समझते हैं? क्या किया हमने? दो आवेश लिए। पहला आवेश हमने बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा, दूसरा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या ली हमने? 2l ली है। बात समझ आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही भाई? सभी को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हाँ, क्या ली? दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l ली। ठीक है, आवेशों के मध्य बिंदु O से हमने एक मध्य बिंदु, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O लिया है, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर, क्या स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कौन सा स्थित है? P स्थित है, जहाँ पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही? बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट ना? ठीक है। अच्छा, ये बिंदु O है, ये टोटल दूरी कितनी है? 2l है, तो ये दूरी कितनी होगी? l हो गई। बोलो, बात समझ में आ रही? ये दूरी कितनी होगी? l हो गई। और ये दूरी कितनी हो गई? ये भी क्या हो गई? l हो गई। बोलिए भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डायग्राम समझ में आया? डायग्राम बहुत ज़रूरी समझना। अगर डायग्राम आपके समझ में आ गया है तो सब कुछ समझ में आ गया। फिर से डायग्राम समझते हैं। हमारे पास दो आवेश थे, एक प्लस क्यू आवेश था और दूसरा माइनस क्यू आवेश था। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी? 2l थी। ठीक है, आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। अच्छा, इसमें बेटा थोड़ा सा ये भी लिखा जाता है कि माना आना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके बारे में लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे क्या, वो मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ऐसे लिखेंगे, माना दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुई बात? इतना आपको लिखना होगा, इतना आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। ठीक है, ज़रूर लिखना पड़ता है। हर डेरिवेशन करने से पहले उसके बारे में थोड़ा मुझे समझाना पड़ता है, तो इसलिए ये बातें ज़रूर लिखनी पड़ती हैं। ठीक, आते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं। देखिए, हमें निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास दो आवेश है, तो पहले क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी निकालेंगे। अगर इसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो E1, और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो E2। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
वो हम किससे लिखेंगे, E1 से लिखेंगे। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, पहले मैं फार्मूला बता रहा हूँ। तो इसको हम E1 नहीं लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² से, ये मैंने फार्मूला आपको प्रूफ कराया था, ठीक। तो अगर यहाँ से E1 देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, देखिए पहला आवेश क्या है, पहला आवेश क्या है, Q है, तो क्या लिखेंगे, Q। अच्छा, दूरी क्या है, ये जो R है ये कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, L। बात समझ में आ रही, यहाँ से बिंदु A से बिंदु O के बीच की दूरी क्या है, ये L है, ठीक। फिर O से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई भाई, ये हो गई L और ये क्या हो गई, R। बात समझ में आ रही, जैसे हम कहें यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, तो 7 मीटर हो गई। बात समझ में आ रही, तो उसी तरह से यहाँ से ये L है, ये क्या है, R है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R + L लिख लो या L + R लिख लो। बात समझ में आ रही, तो हम क्या लिख लें, R + L का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, क्लियर हुई कि नहीं बात। हाँ, अब लिखते हैं -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही, अब हमें क्या करना है, -Q आवेश के कारण, मतलब इसके कारण, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालनी है। अच्छा ज़रा समझो, ये दूरी कितनी है, L है, ये दूरी कितनी है, R है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, R है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, L ही तो है। अच्छा, इतनी दूरी अगर हम पूछे तो कितनी होगी भाई, टोटल दूरी क्या है, R है, इतनी दूरी L निकल गई, तो इतनी कितनी बची, अरे अगर ये कहें ये टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर निकल गई, तो इधर वाली कितनी बची, 5 ही तो बची। क्या किए आपने, R में से L को माइनस किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी दूरी भी बता रहा हूँ, हम इसके लिए E2 लिखता हूँ, तो E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, हाँ देखिए क्या लिखेंगे, R - L, क्या लिखेंगे, R - L का होल स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ठीक है, नहीं। अच्छा देखिए, अब इसका क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हमने आपको बताया था 3 तरह से निकालने के लिए। क्या बताया था, जब दोनों की दिशाएं क्या हो, समान, जब दोनों आवेशों की दिशाएं क्या हो, समान हो, तो उनकी परिणामी तीव्रता E1 + E2 के बराबर होती है। जब दोनों की परिणामी तीव्रताएं विपरीत दिशा में हो, तो दोनों आवेशों की दिशाएं क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो उनका परिणामी तीव्रता जो होता है E1 + E2 के E1 डिफरेंस E2 के बराबर होता है। जब पहली तीव्रता हमारे पास और दोनों तीव्रताओं के बीच, मतलब E1 और E2 के बीच कोई थीटा कोण हो, तो उनकी जो परिणामी तीव्रता होती है E = √E1² + E2² + 2E1E2 cos θ होती है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए भाई, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। मतलब यहाँ पर विपरीत दिशाएं हैं। अगर विपरीत दिशाएं हैं तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी, जो इनकी परिणामी तीव्रता होगी, उसको हम क्या लिखेंगे ज़रा समझिएगा। मतलब हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या लिख दें, E2 - E1 का लिख दें, तो कोई दिक्कत, बोलिए समझ में आना चाहिए आपको। तो देखिए E2 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q/R - L का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R + L का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही। यहाँ से देखिए 1/, यार क्यों भी कॉमन ले लेते हैं, क्या कर रहे हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R - L का होल स्क्वायर बचेगा, और माइनस का क्या बच रहा है अंदर, 1/R + L का होल स्क्वायर।
बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये ई के बराबर में चल रहा है, क्या चल रहा है? ये ई के बराबर में चल रहा है भाई। थोड़ा सा बोर्ड हमारे पास छोटा बड़ा हो सकता है, आप लोग समझते जाना। तो ई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 4 अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकते हैं? 4 अपान एप्सिलॉन नॉट। हाँ, कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एलसीएम आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे? आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ पे ये लिखते चलेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि बीच में लगा है माइनस, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? अरे ये देखो, हम इसको ये भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एक बार प्लस में लिखा है और एक बार क्या लिखा है? माइनस में लिखा है, मतलब 2AB का फार्मूला लिखा है। क्या लिखा है? 2AB का फार्मूला लिखा है। तो हम इसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देखिए यहाँ से क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब देखिए माइनस लगा, अंदर के सारे निशान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच क्या रहा है? क्यू अपान, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में। देखिए 2RL क्या हो गया? 4RL और इनटू में क्यों हो गया और अपान में क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, ये देखिए ज़रा समझिएगा, यहाँ पे जो L है वो सिर्फ इतनी दूरी कवर कर रहा और जो R है वो कहाँ तक दूरी कर रहा? बिंदु O से बिंदु P तक, बिंदु O से बिंदु P तक। इसका मतलब L की अपेक्षा R की अपेक्षा L का मान क्या है? L का मान बहुत ही तीक्ष्ण पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? तीक्ष्ण पड़ जाता है। तो हम करते क्या हैं? यहाँ पर L स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही? तो हम इसमें लिखना चाहेंगे कि L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हम इसको थोड़ा सा अभी यही रहने दो, तो लिखेंगे Q इंटू 4RL, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर की पावर 4 स्क्वायर, क्योंकि L का मान 0 रख लेंगे तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो R में से 0 घटाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसकी पावर भाई स्क्वायर था, यहाँ भी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिए हमने। तो लिखा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इनटू का निशान नहीं रहेगा, डॉट प्रोडक्ट रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखिए कल एक फार्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू Q इंटू में 2L, तो इसको मुझे उसी तरह से बनाना है। तो उसी तरह से कैसे बनाएंगे? देखिए 2 लिख लेते हैं, इनटू में Q लिख लें, इनटू में 2L लिख लें और इनटू में R लिख लें और नीचे क्या लिख लें? R की पावर 4 लिख लें। भाई 2 का स्क्वायर हो जाए, मतलब 2 की 2 से गुणा हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, तो एक R एक कैंसिल हो गया यहाँ से। अब ये जो लिखा है Q इंटू 2L, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो मिल रहा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मिल रहा है क्या? 2P/R3। बात समझ में आ रही? बोलिए यहाँ तक भाई। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक। बोलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ पे हमने किया क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, इधर भी मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला। ये माइनस था, अंदर के निशान सारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये r वाला
आर वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये एल प्लस का है, ये एल माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। ये 2RL कितना हो गया 4RL, ये क्यों तो वैसे ही था है ना, क्यों रख दिया। फिर ये क्या है, ये है जो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो इसलिए एल स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं या एल स्क्वायर के बराबर 0 रख लेते हैं। तो हमने 0 जब यहाँ पे रखेंगे, आर एल की जगह पे जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैंने नीचे लिखा है। क्लियर हुई बात। इस डेरिवेशन को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर, आप लोग नोट करिएगा। हाँ भाई, नोट हो गया। नोट करते रहिए मेरे साथ, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। फिजिक्स पढ़ना है तो नोट करना पड़ेगा भैया। राधा रानी का नाम लेते रहिए और मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए। नोट कीजिए भैया बाबूजी, नोट कीजिए भैया बाबूजी, नोट कर लीजिए। अब भाई गाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ अकेले हैं। अब अकेले में तो गुनगुनाना पड़ता ही है, अगर गाएंगे नहीं तो यार कैसे रह पाएंगे, है ना भाई। हमारे सामने क्या है, कोई नहीं है, हम हैं, हमारा कैमरा है, तो इसलिए थोड़ा सा एंजॉय तो ज़रूरी है। हाँ, समझ में आया, बहुत अच्छी है। अब अगली हेडिंग लिखिए निरक्षी स्थिति। क्या लिखिएगा, निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति, निरक्षी स्थिति को एक और नाम से जानते हैं, अनुप्रस्थ। क्या, अनुप्रस्थ स्थिति। अगर आपसे कहीं पूछ ले निरक्षी स्थिति क्या होती है या अनुप्रस्थ स्थिति क्या होती है, तो आप ये वाला डेरिवेशन करेंगे जो मैं कराने जा रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो मैं करा चुका हूँ वो लिखिएगा। या वो ना पूछे तो पूछे अच्छी स्थिति क्या होती है, या वो भी ना पूछे तो आपसे अनुदैर्ध्य स्थिति पूछ सकता है, तो वो आप जो मैं करा चुका हूँ डेरिवेशन वो लिखेंगे। ठीक है, अब मैं जो कराने जा रहा हूँ उसको निरक्षी स्थिति और अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से जानते हैं। क्लियर हुई कि नहीं बात। ठीक है, तो आइए पहले इसका हम डेरिवेशन समझते हैं, वो सॉरी इसका हम डायग्राम समझते हैं। देखिए वही फिर से प्रोसेस है, ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है 2L है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2L है। ठीक है, बात समझते थे ना। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ इसी को आपको लिखना पड़ता है थ्योरी में, जो मानना फलाना दिमाग नहीं लिखते हैं कि माना कि दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी 2L है, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से उनके निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जरूरी लिखना होता है, क्योंकि ये लिखने से होता है डेरिवेशन की सुंदरता बढ़ जाती है। सुंदरता नहीं बढ़ती है, लेकिन यार जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं उसके बारे में मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ता है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं वही लिखना पड़ता है। तो लिखा है दो आवेश हैं, माना दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, निरक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, निरक्ष पर स्थित है। बात समझ में आ रही, निरक्ष पर स्थित है, तो उनके निरक्ष पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा डायग्राम समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर कुछ कठिन नहीं है, यहाँ पे कुछ कठिन नहीं है भाई। फिर से समझते हैं, दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा माइनस क्यू है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर, इन्हें बोलते हैं निरक्ष, इन्हें बोलते हैं अक्ष, निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, थोड़ा इस डायग्राम को सुंदर लगने के लिए मैं ऐसे अगर लाइन खींच दूँ, अगर आपको कोई बुरा ना लगे बात, तो
बोलिए। अगर ऐसे आपको बुरा ना लगे तो हम एक लाइन खींच ड्रा कर दूँ, ड्रा क्या कर दूँ ड्रा कर दूँ। इस पर मैंने उड़ा दिया है चूनर, बढ़िया बढ़िया सी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा ज़रा समझो, ये टोटल दूरी क्या है 2l है, तो ये दूरी कितनी हो गई l हो गई। बोलो भाई समझ में बात आई? ये राज की बात है, मैं बताता नहीं, तुमसे बता रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगी दूरी, ये भी क्या हो जाएगी भाई l हो जाएगी। अच्छा ज़रा समझो, यहाँ पर आपको इसको बिंदु a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, और ये बिंदु p तो है ही, ये बिंदु o तो है ही। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ले, E1 मान ले। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ले, E2 मान ले। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही? अच्छा देखो ज़रा, इसकी दूरी AO की दूरी क्या है, AO कितना दे रखा है, सॉरी लिखने में समझ में आ रहा है, AO दे रखा है हमें L, ठीक है। अच्छा OP कितना दे रखा है, OP दे रखा है R। तो हमें AO की वैल्यू AP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी? अच्छा इससे पहले ये प्रोसेस करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। इसके बारे में हम लिख रहे हैं, आप भी मेरे साथ लिखना माना दो आवेश प्लस क्यू, माना दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक, ये क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय का मैंने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। क्लियर हुई? ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से उनके निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा हम अपने मार्कर को भाई खाना पानी देते रहें ताकि ये चलता रहे। अगर खाना पानी नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रुक जाएगा बेचारा। अगर रुक जाएगा तो हमारा भविष्य रुक जाएगा, मतलब भविष्य रुक जाएगा। तो इसलिए खाना पानी बहुत ज़रूरी होता है भाई, है ना। आप लोग भी तो खाते पीते हैं, खूब चाउमीन वगैरह उड़ाते हैं, तो इसको भी तो यही चाउमीन है, इसके लिए तो देना तो पड़ेगा चाउमीन भाई इसको। नहीं देंगे तो ये फिर नाराज़ हो जाता है, कहता आप खाते हैं हमें नहीं खिलाते हैं, है ना। तो भाई खाना पिलाना तो चलते रहता है। हाँ, आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या लिखा है? इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आई? फिर से मुझे वही करना है। क्या करना है? फिर से वही करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, तीव्रता निकालने से पहले अब हम AO निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? AP फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, जो दे रखा है पहले उसको लिखते हैं। हमें जो दे रखा है, देखो हमें AO की वैल्यू दे रखी है। AO आप लोग लिख लेना, यहाँ पर मुझे दिया गया है। क्या लिखा है? दिया है चित्र में। बढ़िया, विधवा समझिए, क्या परेशानी यार, जीरो से पढ़ेंगे फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। AO की वैल्यू दे रखी L और OP की वैल्यू दे रखी R। तो हमें निकालना है भैया, निकालना क्या है? AP हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड कैसे करेंगे? अच्छा ज़रा देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा। अच्छा, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और जो थीटा होता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। और जो शेष बची उसे क्या बोलते हैं? बेस आधार। मतलब हिंदी में समझो यार, मतलब समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है,
ठीक है। ये भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी भाई, आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो वही फिर लाइए, एक कौन से साइंटिस्ट हैं, मतलब मैथमेटिक्स थे वो, कौन, वही अपने पुराने वाले कर्ण नहीं यार, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस साहब को लाइए। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिखिएगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। वो क्या होती है, वो ये होती है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। बताइए, बात समझ में आ रही है। अच्छा, कर्ण कितना दे रखा है, AP, क्या दे रखा है, AP का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है OP, क्या है, OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AO, क्या है, AO का स्क्वायर। अच्छा, हमें AP निकालना ही है, क्या करना है, AP निकालना ही है। लंब कितना है, R, लंब कितना है, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब AP निकालेंगे तो हम लिखेंगे क्या, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे। ये क्या निकल के आया भाई, AP निकल के आया। बोलिए क्या निकल के आया, AP निकल के आया। मतलब जो कर्ण निकल के आया है वो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर निकल के आया है। बोलो, बात समझ में आ रही, क्या निकल के आया है, R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। बात समझ में आ रही, समझ में आनी चाहिए, कोई पॉइंट मिस ना हो, तब तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया, हमारा पढ़ाना बेकार, आपका पढ़ना बेकार। बोलो, बात समझ में आ रही, ठीक है भैया। इसी तरह से त्रिभुज, थोड़ा सा मैंने यहाँ नहीं बताया, तो पहले आप चाहें तो लिख लीजिए। इसमें त्रिभुज AOP में क्या लिखें, AOP में, ठीक है। तो त्रिभुज AOP की मैंने बात की है। आप क्या लिखेंगे, इसी तरह या इसी प्रकार त्रिभुज BOP में, क्या लिखेंगे, BOP में, ठीक है। अब हमें यहाँ भी तो कर्ण निकालना है। अरे देखो, OB कितना है, OB है L, और OP कितना दे रखा है, R दे रखा है। तो यहाँ पे BP कितना होगा भैया, BP ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो ब्लड प्रेशर कितना होगा। अरे भैया देखो, ये दूरी AO थी, क्या थी, L थी। ये BO है या OB है, ये क्या है, L है। ये OP है, ये इसके लिए भी काम करती, इसके लिए भी काम करती। तो ये दूरी बराबर इसके, ये लंब आ रही है दोनों के लिए। तो यहाँ पर जो BP हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, AP के बराबर ही तो रहेगा। क्यों, क्योंकि जब ये लंबाई बराबर, मतलब आधार इसका सेम है, लंब इसका सेम है, तो इसके लिए जो निकल के आया BP वो भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होगा। बोलिए भैया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, बोलिए यार, कोई समस्या, नो प्रॉब्लम सर, ओके बेटा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे। अब हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं। देखिए, ये हमें OP दे रखा है, ये OA दे रखा है, ये AP दे रखा है। इसमें भी देखिए त्रिभुज में ये OB दे रखा है, ये OP की वैल्यू R है और BP की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन करना। ये आपको आना चाहिए, निकालना कैसे ये निकालते हैं, क्लियर हुई बात। अब देखिए डेरिवेशन पर आते हैं। अब लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा देखिए जरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही फार्मूला पुराना वाला अपना प्यारा सा Q/R स्क्वायर से, है कि नहीं। अगर इसके लिए E1 निकालते हैं तो E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, दूरी क्या होगी, A से P तक के बीच की दूरी जो निकाली है, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी, क्या है, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी का होल स्क्वायर। भाई अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ये अंडर स्क्वायर से अंडर रूट
बर्बाद हो गया, लुट गया। बच क्या रहा है 4πε0 Q/r² प्लस L²। ये समीकरण क्या हो गई फर्स्ट। क्लियर। इसी तरह से निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, थोड़ा सा लिख लेना आपको शॉर्ट में, तीव्रता। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे E2 फिर वही फार्मूला 1/4πε0 Q/। अब देखिए माइनस क्यू ये है, इससे P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो B से P के बीच की दूरी, यही हमारी तो सुंदर वाली है, बोलो ब्यूटीफुल। ये क्या है R² प्लस का L² का होल स्क्वायर से अंडर रूट, बर्बाद हो गया, लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया भैया। ये हो गया R² प्लस का L²। ये समीकरण क्या हो गई सेकंड। अच्छा जरा एक बात समझो, कुछ आपको नज़र आ रहा, कुछ आपको दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा? जो दोनों की तीव्रताएं निकल कर आई हैं वो क्या है? जो दोनों की तीव्रताएं निकल कर आई हैं वो क्या है? वो दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो अगर हम लिखें भैया परिणामी तीव्रता, क्या लिखें? परिणामी तीव्रता, तो E = E1 बराबर क्या लिखेंगे E2, और बराबर ये x हमने क्या किया माना है। बताओ क्या किया? x हमने माना है, और तीव्रता है कितनी है यार? तुम भी ना यार बच्चों वाली बात करते हो। तीव्रता यही तो है, बोलो यही तो तीव्रता है। देखो यही E2 है, यही क्या है E1 है। अरे बात समझ में आ रही? ये अच्छा माना क्यों है? अब सर जी तुम मानते बहुत हो यार, पका लेते हो मानते। माना इसलिए है क्योंकि आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा मुझे आसानी होगी कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैंने माना है। और इनको बार बार लिखना पड़ेगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L², ये बार बार लिखना पड़ेगा। चुप्पे से दे x² लिख दो, बस काम खत्म, है ना। अच्छा इनके बीच एंगल क्या है? थीटा है। इनके बीच एंगल क्या है? थीटा है। तो इनके लिए हमने परिणामी तीव्रता आपसे बताया था, क्या होती है? क्या होती है भैया? अंडर रूट में ये होती E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। बोलना नहीं, मेरे साथ अगर पढ़ना है तो E क्या हो जाएगा? E1 क्या है? E1 भी क्या है मेरे लल्ला? x है तो x²। E2 भी क्या है मेरे लल्ले? ये भी क्या है? x² है प्लस 2। E1 क्या है? x है, E2 क्या है? x है, और cos ऑफ थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जगह 2x² प्लस 2x² cos थीटा। अरे गुणा नहीं करनी आती क्या? देखो ये x², ये x², 2x², 2 इंटू में x इंटू में x, तो 2x² नहीं हो जाएगा cos थीटा। अरे बोलो तो, अरे बोलना, दिखाई दे रहा? एक स्टेप और दिखाई देगा। अगर हम 2 अंदर क्या कर लें, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2x कॉमन ले लें कि 2x² पूरा कॉमन ले लो यार, तो ये 1 प्लस का cos थीटा, ये क्या बचेगा? 1 प्लस का cos थीटा। देखो हमने क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर 2x² हमने कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया है बच्चा। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब देखो बच क्या रहा? बच क्या रहा है मेरे भाई? E अंडर रूट में 2x² ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा बच रहा है। देखिए ये जगह 2x² ब्रैकेट में 1 प्लस, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 cos² थीटा माइनस 1। ये होता है, ये क्या है? होता है, फार्मूला है। थोड़ा सा आप गणित भी सीखिएगा, फिजिक्स के साथ साथ गणित भी ज़रूरी है। cos थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं 2 cos² थीटा माइनस 1। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुमसे बता रहा हूँ, किसी से बताया नहीं हूँ आज तक। हाँ देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो गया? लुट गया,
बर्बाद हो गया। 2x² इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 दूनी 4, 4x² और cos स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए ये 4 लिखा है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। ये लिखा है x² का वर्गमूल क्या होता है x। cos स्क्वायर थीटा लिखा है, cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा cos थीटा हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही? हाँ, अगर समझ में आ रही तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही समझदार हैं। वाह वेरी गुड। 2 इंटू में x क्या माना था x माना। अब मान लें x की वैल्यू लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q/r² प्लस L² इंटू में ये cos थीटा क्या होता है। ये cos थीटा क्या होता है? जो cos थीटा होता है ये क्या होता है? ये हमें लगता होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आधार बटे कर्ण होती है। तो आधार क्या है? आधार हमारे पास क्या है? आधार भैया क्या है? आधार हमें लगता है L है और कर्ण क्या निकल के आया है अंडर रूट में r² प्लस का L²। अरे बोल ना, यही तो निकल के आया। तो इसको लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये लिख लें 2QL या ऐसे लिखो इसको लिखो Q इंटू में 2L अपान में r² प्लस का L²। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम भाई गुणा का निशान लगा दें 1 ये लिख लें r² प्लस L² की पावर 1/2। बोलो अरे यार इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या बिल्कुल लिख सकते हैं सर? क्यों? जब अंडर रूट हटाएंगे तो हम इसकी पावर 1/2 लिखेंगे। जैसे लिखा है रूट में x, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर हुई? तो इसी तरह से तो मैंने किया है। देखो r² प्लस L² लिखा था, का रूट लगा था, तो जब रूट हटाया तो 1/2 इसकी पावर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ बहुत ही सरल है, कठिन नहीं, कुछ नहीं कठिन है। अच्छा देखो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे लिखा था x इंटू में x लिखा था तो ये हो गया 1/2 और इसकी घात क्या हो गई 1, तो ये हो गया आधार समान हो गया। तो घातों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। घातों को क्या कर लेंगे जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं भाई। हमें लगता है, हमें तो यही लगता है कि पावर को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे? पावर को जोड़ लेंगे। अच्छा देखो 1 प्लस 1/2 यही तो करेंगे। अरे यार पहले लिख लो, तुम कह रहे हो सर जी इसको पहले लिखो प्लस इसको पहले लिखो, तो ये हो गया x, इसके नीचे 1 मानो तो 1 + 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 है यहाँ पे, कितना है 2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। ये मैं किस लिए समझाना चाहता हूँ? क्योंकि यही क्रिया हमें ऊपर करनी है। क्या करनी है? ऊपर करनी है। ज़रा देखिए कैसे। हाँ देखिए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखिए ये इसके स्थान पे हम p = भी पढ़ाया था q इंटू में 2l। थोड़ा सा आप भाई समझ जाना ताकि हम इसी में कंप्लीट करा दें आपको। तो इसके स्थान पे लिखा सकते हैं p। अच्छा देखिए इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर 1 और आधी कितनी होती है 1.5 होती है। अरे कुछ ना समझो, ऐसे समझो यार, ये 1 लिखा है, 1 और आधा कितना होता है 1.5। 1.5 को चाहे 1.5 लिखो चाहे 3/2 लिखो, तो लिखेंगे r² प्लस L² की पावर 3/2। फिर से वही क्रिया हमें करनी है कि r की तुलना में L का मान बहुत छोटा है ना, तो इसलिए L लेस R, मतलब फिर से हम क्या करेंगे L की वैल्यू क्या कर लेंगे 0 के बराबर लिख लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जगह p अपान, फिर से भाई यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर अगर r² में जोड़ेंगे तो r² ही मिलेगा। इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया p अपान r² की घात 3/2। अगर घात की घात है तो उसकी गुणा करा देते हैं। देखो भैया 2 से 2 क्या हो गया लुट गया, बर्बाद हो गया, शहीद हो गया। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये बचा p/r³। ये e की वैल्यू है भैया, ये क्या है e की वैल्यू है। ये कौन सी स्थिति है? ये बेटा कौन सी स्थिति है बोलो बेटा,
ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है, ये वही अपनी स्थिति है जिसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। कौन सी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कोई बड़ा नहीं है, एक बार फिर से समझते हैं। इधर तो आपको समझ में आया होगा। ये मैंने क्या किया था, यहाँ तक देखिए दोनों की तीव्रताएं बराबर आई थी, तो परिणामी तीव्रताएं हमने E बराबर E1 बराबर E2 मान लिया था और इसके बराबर x मान लिया था, जो कि निकल के आई थी ये। फिर इसकी परिणामी तीव्रता होती ये है भाई, मैंने E1 के स्थान पे x रखा, E2 के स्थान पे x रखा, 2 E1 के स्थान पे x रखा, E2 के स्थान पे x रखा, cos ऑफ थीटा रखा। ठीक है, तो ये हो गया 1x² और 1x² 2x², ये 2 इंटू x तो क्या हो जाएगा 2x² cos स्क्वायर थीटा। 2x² हमने अंदर ले लिया रूट के अंदर, तो यहाँ 1 प्लस cos थीटा बचा, 1 प्लस cos थीटा बचा, 2x² 1 प्लस cos थीटा। इसके स्थान पे ये फार्मूला होता है, चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला है भाई, त्रिकोणमिति गणित का फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। जब मैंने ये रखा तो ये प्लस माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 और गुणे 2 कितना हो गया 4, ये x² हो गया, ये cos स्क्वायर हो गया। अब सबका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, क्योंकि रूट में लगा है, तो रूट में के बाहर जब आएंगे तो बेटा वर्गमूल के रूप में आएंगे, है ना, स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, x² का वर्गमूल क्या हो गया x, क्योंकि यहाँ पर x लिखा है 2 बार। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लो यार। देखो इसको लिखते हैं 2 गुणे 2, इसको लिखेंगे x गुणे x, इसको क्या लिखेंगे cos थीटा गुणे cos थीटा। देखो छोटे बच्चे हो तुम, इसका एक पेयर बाहर आ गया, इसका एक पेयर बाहर आ गया, इसका एक पेयर क्या हो गया बाहर आ गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब देखिए 2 तो यही x का मान, अब मैंने ये उठा कर रख दिया ये वाला। ठीक है, cos थीटा। अब cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हमने रखा वैल्यू, ये वाली हो गया cos थीटा की। अब इसको मैंने हल किया, जो कि बताया था अगर रूट x हो और x हो तो उसको हम क्या करेंगे गुणा में आधार बराबर होते हैं, तो पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। भाई आप लोग इतनी बात बहुत प्यार से नोट करिएगा, बहुत प्यार से नोट करिएगा। हम आपको समय दे रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करिए। कतई क्लास की तो आपने गर्दे उड़ा दी सर, कतई क्लास की आपने तो सर गर्दे गर्दा कर दिया। हाँ समझते रहना, नहीं तो समझ में नहीं आवेगा कुछ। समझते रहना, समझते रहना, नहीं तो समझ में नहीं आवेगा कुछ। समझ, नोट करते, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। हाँ भाई नोट हो गया, बोलिए नोट हो गया कि नहीं, नोट हो गया। हाँ इधर से हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए। नोट नोट पे बरस, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को नोट करके आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। भाई हम तो आपके, आप मेरी कुंजी हो, बोलो कैसे, आप हमारी कुंजी हो, बोलो कैसे। चाहो तो हमें रोको, चाहो तो हमें कहो चलो, अगर रोकना है वीडियो को रोक लो तो हम रुक जाएंगे अपने आप। चलो सर जी, चलो सर जी, है ना। तो आपके मेरी तो आप लोग कुंजी हैं, लगाओ कुंजी, चल दो सर जी। हाँ बात समझ में आ रही।
अगली हेडिंग लिखिए बल युग्म आघूर्ण। क्या? बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म, अरे क्या लिखते हैं आप? बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु पर लगे बल वस्तु को किसी अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो। क्या? जब किसी वस्तु पर लगे बल वस्तु को किसी अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा जब किसी वस्तु पर लगे बल, ऐसे लिखना, जब किसी वस्तु पर लगे बल वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो तो ऐसे बल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। भाई इसके लिए बल युग्म का आघूर्ण जो होता है फार्मूला भी होता है, चाहो तो आप लोग लिख लीजिएगा, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। इसके लिए फार्मूला भी होता है, चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी है। टाउ इक्वल टू PE sin थीटा होता है। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या होता है? PE sin थीटा है ना। हाँ लिख लीजिएगा। क्या? लिख लीजिएगा भाई, लिख लीजिएगा, ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखते रहिए। लिखते रहिएगा। अगली हेडिंग लिखिएगा कौन सी हेडिंग लिखिएगा? वैद्युत बल रेखाएं। क्या लिखिएगा? वैद्युत बल रेखाएं। क्या लिखिएगा? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। हाँ, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वैद्युत बल रेखाएं। कौन सी हेडिंग? वैद्युत बल रेखाएं। अच्छा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाओं को पढ़ना हमें लगता है बेकार इसलिए है क्योंकि इनमें जो रेखाएं होती हैं वो एक्चुअल में नहीं होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं। अच्छा, काल्पनिक जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब ही कुछ दूसरा निकलता है, और रियल है, काल्पनिक है। तो ये सिलेबस है तो मुझे पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली में ये वैद्युत बल रेखाएं एक तरह से देखा जाए तो काल्पनिक होती हैं, सिर्फ हम इन्हें कल्पना कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं ये कैसी होती हैं। ये काली होती हैं या सफ़ेद होती हैं, कैसी होती हैं ये हम नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि ये ऐसी होती हैं। बात समझ में आ रही? लिखते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम डायग्राम इसका बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? ये एरिया हमारे पास है और इस क्षेत्र में हमारे पास कोई आवेश Q है। ठीक है, और ये जो हमारी रेखाएं हैं ऐसी, ये क्या है? हमारी ये रेखाएं हैं। ठीक है, इन रेखाओं को ही क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं या वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। बात समझ में आ रही? क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं या वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। बनाना चाहें तो आप बना लीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वे काल्पनिक रेखाएं
जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। आप ऐसे लिखिए, वैद्युत क्षेत्र को या का प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत क्षेत्र का क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, बात एक ही है ना। वैद्युत हम लिख दे रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ऐसे लिख लीजिए आप, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। क्लियर हुई बात। अब भाई इनके आते हैं गुण। क्या आते हैं, गुण। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़िएगा। देखिए हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये क्या है, कोई आवेश है, ये कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने धन आवेश लिया है, ठीक है। अच्छा होता क्या है ज़रा समझिएगा, जो मैं बना रहा हूँ ये नहीं कहना सर आप ड्राइंग बना रहे हैं क्या, नहीं मैं ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। इसको ही देखकर हम समझाएंगे। ये रेखाएं मतलब वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर, ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल रही, ये सब क्या है, ये सब वैद्युत बल रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर कहाँ समाप्त होती हैं, पता नहीं, तो लिख दीजिएगा पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं। आप ऐसे लिखिएगा, पता नहीं या नहीं लिखिए, क्या लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर, कहाँ, अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक है, बोलिए बात समझ में आ रही है। ये पहला पॉइंट है। ये क्या है, पहला पॉइंट है, विद डायग्राम, विद सचित्र। अगर अब भी आपको समझ में ना आए तो बेकार। ठीक है, ये धन आवेश के लिए हो गया। अगर हम कोई आवेश माइनस का ले लेते हैं, ठीक है, तो ये होता क्या है, ये जो होता है ये क्या कर रही हैं, ये अनंत से ऋण आवेश के अंदर क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। ठीक है भैया, अगर आपसे पूछे कोई कि ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ऐसे लिखेंगे हिंदी में। हिंदी में इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, ऋण आवेश के लिए ये रेखाएं, मतलब कौन सी रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश के लिए समाप्त होते हैं। किसके लिए, ऋण आवेश के लिए। धन आवेश के लिए धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट, पहले डायग्राम उसके बाद थ्योरी, पहले डायग्राम उसके बाद थ्योरी। जैसे हमने क्या ले लिया, एक प्लस आवेश ले लिया और ये एक प्लस आवेश ले लिया। ठीक है, दो हमने क्या किए, प्लस आवेश तो लीजिए भैया, प्लस ये क्यू आवेश है, दूसरा कोई हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अच्छा कह दें कि जब दो आवेश समान प्रकार के हों तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो दूर कैसे भागेंगे भैया, दूर ऐसे तो भागेंगे हमें लगता है, बोलिए भैया, कुछ ऐसे ही तो भागने का प्रयास करेंगे, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ,
दूर जाओ, मतलब ये है ना, ये दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे आप इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, दूर जाने का प्रयास करते हैं। और ये फोर्थ पॉइंट है। अगर हम ये ले लें, प्लस क्यू आवेश ले लें, थोड़ा सा इसको हम छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि हमें सब बताना है। अगर हम कोई ये प्लस क्यू आवेश ले लें, दूसरा कोई माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भैया धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हो जाएंगे, ऋण आवेश पर। धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हो जाएंगे, ऋण आवेश पर। ये दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे एक दूसरे को। भाई ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, तो विपरीत प्रकार की आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अगर हो विपरीत प्रकार के आवेश के लिए तो विपरीत लिखेंगे, विपरीत प्रकार के आवेशों में आप ऐसे लिखना, विपरीत प्रकार के आवेश, ऐसे लिखिए, विपरीत आवेश, प्रकार नहीं लिखिए, विपरीत आवेश ऐसे लिखना थोड़ा सा। विपरीत आवेश धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। मतलब इसका क्या है, कह रहे मैं तेरे पे मर जाऊँ, पॉजिटिव कह रहा, माइनस से मैं तेरे पे मर जाऊँ। मतलब धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। मैं आ रहा हूँ तेरे पे मर जाऊँ, है ना। तो ये विपरीत आवेश जो होते हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट 5 नंबर, ये वैद्युत बल एक बंद वक्र का निर्माण करते हैं। बंद वक्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैं इसी में समझाना चाहता हूँ। देखिए ये भाई हमारे पास बंद वक्र का निर्माण हो रहा कि नहीं हो रहा, बोलिए। देखिए ये कोई बंद वक्र का निर्माण हो रहा कि नहीं हो रहा। अच्छा देखिए ये कोई बंद वक्र का निर्माण हो रहा कि नहीं हो रहा, बोलो भैया, अरे बोलो यार, अरे बोल ना, ये क्या है, बंद वक्र का निर्माण है कि नहीं है, समझते रहो। अगला पॉइंट 6 नंबर, समान दूरी पर क्या लिख रहे हैं, समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र समान होता है। क्या होता है, समान होता है। अगला पॉइंट जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, वहाँ पर प्रबल वैद्युत बल लगता है। ठीक है, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर क्या होती है, दूर होती हैं, वहाँ पर दुर्बल बल लगता है। ठीक, कैसे, देखो ज़रा, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रही है, पास हो रही है, यहाँ पर हो रही दूर। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा,
पास पास हैं तो प्रबल बल, ठीक है, और यहाँ पर दुर्बल बल लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा बोर्ड भर गया हमारा, आप लोग लिख लेना भाई, हम 1-2 पॉइंट मिटा रहे हैं ऊपर से। हाँ बोर्ड बहुत जल्दी भर जाता है, वाइट बोर्ड हमारे पास है भाई, डिजिटल बोर्ड है नहीं भी। तो क्या करते हैं, 6 सातवां क्या लिखिएगा, 7वां पॉइंट लिखिएगा, लिखिए वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। 8वां पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक में प्रवेश नहीं करती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक में प्रवेश नहीं करती हैं, ठीक है। 8 बहुत गुण हो गए। अच्छा, इसके लिए चित्र देख लो, ये हमारे पास, जैसे मान लो कोई आवेश क्यों है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा। हाँ भाई समझ में आया। अब देखिए इसकी बच्चे हैं न्यूमेरिकल, ये थ्योरी का पोर्शन जो भी था ये मैंने आपको कंप्लीट कराया है। न्यूमेरिकल बच्चे हैं तो कल से हम न्यूमेरिकल की क्लास लेकर आएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से नोट कीजिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो हमारे पीछे जो मैंने यूट्यूब अपलोड किए हैं उस पर जाकर आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार देते रहिएगा, और ये बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो में अगर कोई इशू हो तो वो भी मुझे शेयर किया, ठीक है, और बताएं क्या रिस्पॉन्स। थैंक यू।